तो हम बात करते हैं यार 8 जून के करंट अफेयर माइंड मैप्स की। ओके, डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की बात करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में था, इट इज़ अबाउट हमारे पास जो इंडिया का पुश है फॉर फॉरेन कैपिटल्स, मतलब जो यहाँ पे इंडिया ने जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम यहाँ पे लाया कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो PIROIS के अंदर। एंड लिस्टेड इंडियन इक्विटीज़ की बात की, वो न्यूज़ में था जो फॉरेन इक्विटी इनफ्लो को लिबरलाइज किया गया, बिकॉज हमारे पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमको देखने को मिला है 50 से 60 बिलियन डॉलर का, तो उसको फुलफिल करने के लिए, बाकी देश से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया जो है ये मतलब RBI एक तरह से बोल सकते हैं, वो ये फैसला ले रही है। तो इसमें हम बात करते हैं अबाउट इंडियाज पुश फॉर फॉरेन कैपिटल। जिसमें हम बात करते हैं अबाउट लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इक्विटी इनफ्लो, जिसमें जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हैं इसके ऊपर स्कीम्स आए यार। पोर्टफोलियो PIS पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन PRIOS, डायरेक्ट investment for the PRIOS एंड जो लिस्टेड इंडियन इक्विटीज़ हैं उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। या PRIOS क्या है भाई? दिस आर पर्सनस रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो है ये यहाँ पे पोर्टफोलियो स्कीम इनके लिए इंडिविजुअल जो है ये डायरेक्टली यहाँ पे जो इंडियन लिस्टेड इक्विटीज़ है उस पर ये परमिट है कि इनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या जो FPI था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, उसको लिबरलाइज किया गया है ना, एंड बॉन्ड मार्केट को डिपेंड किया गया भाई यहाँ पे फॉरेन कैपिटल के लिए। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स के तौर पे यहाँ पे ये सब लाए भाई। नाउ इसमें जो इक्विटी सीलिंग है उसको डबल कर दिया गया 10% तक। इक्विटी मतलब शेयर में अपना हिस्सा लेते हैं यार ये। एंड यहाँ पे जो एग्रीगेट कैप है वो उसका एक्सपेंड किया गया 24% तक। है ना, तो कैसे फॉरेन इक्विटी इनफ्लो और बढ़ेगा यहाँ से। एंड जो पाइपलाइन ऑन बोर्डिंग है उसको डिजिटल बना दिया गया, डिजिटल पाइपलाइन ऑन बोर्डिंग ये लाया गया। एंड जो जी सिक्योरिटीज़ हैं इसके डेट मार्केट में जो चेंजेस लाए उसकी बात करें, जी सिक्योरिटी डेट मार्केट ओवरहॉल, इसके अंदर जो FAR है उसके चैनल्स को बढ़ाया, वाइडन किया गया। FAR मतलब जो फुल एक्सेसिबिलिटी रूट्स है उसको एक्सपांड किया गया।
एक्सपांडिंग FAR चैनल, जिसमें हम बात करते हैं न्यू 15, 30 एंड 40 ईयर जी सिक्योरिटीज़ लाए गए। 15, 30 एंड 40 ईयर जी सिक्योरिटीज़ लाए गए यार। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। तो फुल एक्सेसिबिलिटी रूट चैनल को यहाँ पे बढ़ाया गया। नाउ जो ग्रीन रूट कॉन्स्टेंट्स है उसको डिसमेंटल किया गया यहाँ पे। डिसमेंटलिंग जनरल रूट कंस्ट्रेंट, जैसे कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको रिमूव किया गया। रिमूव शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लिमिट है उसको रिमूव किया गया। रिमूव कंसंट्रेशन लिमिट एंड जो सिक्योरिटी वाइज लिमिट था उसको भी यहाँ पे हटा दिया गया। रिमूव्ड सिक्योरिटी वाइज लिमिट। तो जनरल रूट कॉन्स्टेंट्स उसको यहाँ पे डिसमेंटल किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पे जो सिंगल पूल कैटेगरी ये लाया गया। यूनिफाइड सिंगल पूल कैटेगरी। मैक्रो कैप्स लाए गए। मैक्रो कैप्स क्या है भाई? एक तरह से जो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे आपको मिलेगा एंड 2% मिलेगा फॉर स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। %6 for central government securities and 2% for state government securities। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं जो इनकम टैक्स है उसके ऊपर विवरण दिया गया है सॉवरेन डेट को लेते हुए। तो इनकम टैक्स विवरण सॉवरेन डेट। जिसमें जीरो टैक्स रिजीम लाया गया फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। जीरो टैक्स रिजीम फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इफेक्टिव है ये फ्रॉम April 1, 2026। एंड ये जो टैक्स इनकम टैक्स वेवर है ऑन सॉवरेन डेट इट इज़ एक्सटेंडेड टू बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो हमने पहले ही बात की थी जो इनकम टैक्स कैपिटल गेन टैक्स था उसको जीरो कर दिया गया। अब विथ होल्डिंग टैक्स को यहाँ पे जीरो कर दिया गया फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। ना ये जो मेजर्स लिए गए उसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई? सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर्स की बात करें तो ये जो पेशेंट कैपिटल है उसको अट्रैक्ट करेगा यार। अट्रैक्टिंग पेशेंट कैपिटल, इट विल स्टेबलाइज एक स्मूथ यील्ड कर्व बनाएगा। स्टेबलाइजिंग स्मूथ यील्ड कर्व जो ग्लोबल पैरिटी है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। अचीविंग ग्लोबल पैरिटी। इसके साथ साथ
जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको भी ये बफर करेगा यार, बिकॉज हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जाना नहीं चाहिए यार, बचा के रखेगा। सो इट विल बफर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चैलेंजेस क्या क्या टैकल करने की ज़रूरत है अपने को? सो challenges to tackle। जो वल्नरेबिलिटीज़ है कैपिटल फ्लाइट का, हमारे पास जो रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है, से जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे देश से पैसा निकाल रहे हैं, तो एक तरह से वल्नरेबिलिटी देखने को मिल रहा है टू कैपिटल फ्लाइट। हॉट मनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है यार, हॉट मनी जो है वो जा रहा है एक तरह से, तो रिस्क ऑफ हॉट मनी वॉलेटिलिटी, एक्सचेंज रेट का प्रेशर है बिकॉज डिप्रिशिएट कर रहा है रूपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से एक्सचेंज रेट प्रेशर। तो वे फॉरवर्ड क्या है, करने की ज़रूरत क्या है भाई अपने को? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड ये है कि अपने को जो मैक्रो प्रूडेंशियल सर्विलेंस है उसको स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है और ज़्यादा। सो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मैक्रो प्रूडेंशियल सर्विलेंस, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है उसको डीपन करने की ज़रूरत है। सो डीपनिंग ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, इसके साथ साथ जो हेजिंग फ्रेमवर्क है उसको एनहांस करने की ज़रूरत है यार, एनहांसिंग हेजिंग फ्रेमवर्क। इस प्रकार से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, हमने बात किया अबाउट जो इंडिया का जो पुश है फॉर कैपिटल, फॉरेन कैपिटल, जिसमें इंडिया ने यहाँ पे क्या किया। पहले तो हमने देखा था FIIs को यहाँ पे रिलैक्स किया था, FIIs को। अभी जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे क्या लाया गया, मार्केट रिफॉर्म्स लाए गए, तो वो हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो US ने यहाँ पे सेक्शन 301 लगाया है ना, 301 टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर, उसकी बात करते हैं। तो एडिशनल 12.5% का टैरिफ लगाया है, उसको न्यूज़ में था यार। सो US सेक्शन 301 टैरिफ्स ऑन इंडिया। सो जो प्रपोज्ड एक्शन है उसकी बात करें, सो एक एडिशनल US ने क्या किया, 12.5% का एडिशनल टैरिफ लगाया यार, जो कि USTR इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पे इसके बेसिस पे है। ये जो है फोकस जो लेबर्स जो फोर्स लेबर्स है उसके ऊपर ये फोकस करके लगाया गया है, फोकस ऑन फोर्स्ड लेबर को देखते हुए, जो एक्सेस कैपेसिटी है उसके ऊपर ये फोकस करते हुए इसको लगाया गया है ये टैरिफ को। एंड जो US सेक्शन 301 टैरिफ है ये है क्या भाई? अबाउट US सेक्शन 301, जो सेक्शन 301 है वो है क्या? तो जो सेक्शन 301 है एक US ट्रेड एक्ट 1974 में मेंशन सेक्शन है, जो सेक्शन है ये US ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 में ये मेंशनड है, यूनिलैटरल ट्रेड एनफोर्समेंट से रिलेटेड है।
एंड इट रिस्पॉन्स टू द अनजस्ट प्रैक्टिस जो हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में ये इस्तेमाल किया जाता है, लगाया जाता है। रिस्पॉन्स टू अनजस्ट प्रैक्टिसेस, एंड जो शिफ्ट है वो हमको देखने को मिला फ्रॉम दी IEEPA आफ्टर 2024 सुप्रीम कोर्ट, जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट था उसकी वजह से। ये सप्लाई चेन कंप्लायंस को टारगेट करता है, टारगेटिंग सप्लाई चेन कंप्लायंस। कोर मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे जो कोर मैकेनिज्म इन्वॉल्व है सो यहाँ पे जो IEEPA है ये क्या है भाई, यहाँ पे इट इज़ इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, उससे शिफ्ट देखने को मिला है। तो जो कोर मैकेनिज्म है इसमें यहाँ पे एनफोर्समेंट ट्रिगर्स की बात करें, कोर मैकेनिज्म को एनफोर्स करता है, जो लैक ऑफ लेबर बैंस है उन्होंने यहाँ पे इसको ट्रिगर किया। लैक ऑफ लेबर बैंस एंड जो कांग्रेशनल कंस्ट्रेंट जो रेसिप्रोकल लॉस पे है वो एक मैकेनिज्म यहाँ पे हमको देखने को मिला यार। कांग्रेशनल कंस्ट्रेंट्स ऑन रेसिप्रोकल लॉस एंड पैरेलल बायलैटरल ट्रेड टॉक्स यहाँ पे करके इस चीज़ को सुलझाने की ज़रूरत है। ये पूरा बात जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, बिकॉज जो है जो फोर्स लेबर से जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसका US जो है वो मतलब इंडिया जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसके खिलाफ इंडिया ने कुछ नहीं किया, इसीलिए इसके ऊपर यहाँ पे 301 सेक्शन इन्वेस्टिगेशन लगा के 12.5% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया गया है। एंड जो एक्सेस कैपेसिटी रिलेटेड जो टॉपिक है, मतलब एक सिचुएशन जहाँ पे बिजनेस जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट को प्रोड्यूस करता है यार, है ना। तो उसको देखते हुए हमारे पास ये टैरिफ लगाया गया है US के द्वारा। नाउ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हमारे पास क्या है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस में जो एक्सपोर्ट वल्नरेबिलिटीज अगर लेबर इंटेंसिव सेक्टर में हमको देखने को मिलेगा यार। एक्सपोर्ट वल्नरेबिलिटी कि हमारे पास ट्रेड टैरिफ लग गया, तो यहाँ पे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उसमें देखने को मिलेगा। इनवर्ड लुकिंग कॉर्पोरेट माइंडसेट हमको देखने को मिल सकता है। इनवर्ड लुकिंग कॉर्पोरेट माइंडसेट and reluctance for the international service, reluctance for इंटरनेशनल सर्विसेज हमको देखने को मिल सकता है ना। वे फॉरवर्ड की बात करें तो क्या करना चाहिए आगे यार, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। जो मैक्रो बफर्स हैं उसको यहाँ पे लेवरेज करने की ज़रूरत है, लाइक फॉरेक्स एंड करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करेंगे। लेवरेज मैक्रो बफर्स which include forex and current account deficit। कॉर्पोरेट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है, सो पुश कॉर्पोरेट डाइवर्सिफिकेशन। जो स्ट्रक्चरल कर्व आउट है उसको यहाँ पे सिक्योर करने की ज़रूरत है। सिक्योर स्ट्रक्चरल कर्व आउट इन ट्रेड डील्स एंड ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है इन ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ट्रांजिशन टू ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स।
ना अगर हम बात करें जो 301 सेक्शन 301 एंड जो WTO सेटलमेंट है उसकी बात करें, इसमें क्या डिफरेंस है सेक्शन 301 वर्सेस WTO सेटलमेंट की बात करें तो सेक्शन 301 जो है वो डोमेस्टिक US लॉज पे अप्लाई होता है। यूनिलैटरल अप्रोच है ये। रिलेटिवली फास्टेस्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है ये, रिलेटिवली फास्टर एंड फ्लेक्सिबल, बट यहाँ पे ट्रेड टेंशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हाई रिस्क ऑफ ट्रेड टेंशंस यार। ना जो WTO मैकेनिज्म है इसकी हम बात करें, सो एक मल्टीलेटरल सिस्टम अपनाता है, ये रूल बेस्ड होता है एंड स्लोअर कंसल्टेटिव प्रोसेस से ये गुजरता है। एंड ये इंटरनेशनल लेजिटिमेसी को दर्शाता है। सो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, ये हमने बात किया अबाउट जो US सेक्शन 301 टैरिफ लगा इंडिया के ऊपर, उसके बारे में पूरा चीज़ों की जो हमसे पूछा जाता था, जो चीज़ हमको पता होना चाहिए उसकी बात की यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार, मेजर अभिलाषा बारक को यहाँ पे अवार्ड मिला है, ठीक है, UN जेंडर एडवोकेट अवार्ड जो मिला है, तो उसके वजह से ये न्यूज़ में थे। तो इसकी अगर हम बात करें, मेजर अभिलाषा बारक एंड UN पीस कीपिंग की बात करते हैं। सो इसके अंदर जो मेजर अभिलाषा बारक है इनके बारे में बात करें, तो इनको यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया है। 2025 जो UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड है वो इनको मिला है। एंड ये पहले वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट है भाई इंडियन आर्मी की, फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट इन इंडियन आर्मी। यहाँ पे इन्होंने जो लेबनान है वहाँ पे सर्व किया था, सर्व्ड इन UNIFIL जो लेबनान में है। ये UNFIL क्या है? UNFIL मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान जो है, एक पीस कीपिंग मिशन पे है यार, जो कि साउदर्न लेबनान के अंदर यहाँ पे स्टेबलाइज रखा गया है। तो उसके लिए में इनको यहाँ पे ये सर्व किए थे, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। एंड UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड की अगर हम बात करें जो कि इनको मिला है, UN मिलिट्री जनरल एडवोकेट
अवार्ड की बात करें तो एक एनुअल यूएन अवार्ड है फॉर मिलिट्री पीस कीपिंग, एनुअल यूएन अवार्ड है फॉर मिलिट्री, जो पीस कीपर्स हैं उनके लिए यूएन का अवार्ड है। ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है एंड वुमेन इन पीस कीपिंग सर्विस एजेंडा रखता है यार। इट प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन इन पीस कीपिंग सर्विस एजेंडा को ये बढ़ावा देता है। एंड ये जो मिलिट्री यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट अवार्ड है किस चीज़ पे फोकस करता है यार? इट फोकस ऑन एंगेजमेंट विथ वुमेन एंड गर्ल इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, बिकॉज जब तक वहाँ पे वुमेन नहीं जाएंगे लड़ाई में तो वहाँ के जो वुमेन्स हैं वो समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। सो एंगेजमेंट विथ वुमेन ये जो है यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट अवार्ड जो है वहाँ पे जो पीस कीपर्स हैं उनको दिया जाता है जेंडर इक्वालिटी एंड डब्ल्यूपीएस एजेंडा को प्रमोट करने के लिए। वहाँ की वुमेन्स के साथ ये एंगेज करेंगे, गर्ल्स के साथ एंगेज करेंगे कन्फ्लिक्ट जोन्स में, बिकॉज दे आर दी ससेप्टेबल वंस इन द कन्फ्लिक्ट जोन यार। एंड पास्ट विनर की बात करें तो मेजर राधिका सेन को यहाँ पे 2023 में मिला है ये। पास्ट विनर की बात करें तो मेजर राधिका सेन को इससे पहले 2023 में ये अवार्ड मिला है ना। अगर हम ये यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान की बात करें, UNIFIL लेबनान, सो ये एस्टेब्लाइज किया गया था 1978 में यूएन का रेजोल्यूशन से established in 1978. So UNSC resolution 425 and 426 गोल क्या है इसका? मॉनिटर करना चाहता है जो हॉस्टिलिटीज़ एंड सपोर्ट, जो लेबनीज गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहता है, हॉस्टिलिटीज़ को ये जो है उसको मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है ना। ये UNIFIL के अंदर यहाँ पे इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी हम बात करें सो यहाँ पे 642 पर्सनल यहाँ पे देखने को मिले इंडिया से। 4th हाईएस्ट है यार, सबसे तो नहीं तो 4th ना हाईएस्ट है, ये 4th हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है। एंड जिसमें ये इन्फेंट्री बटालियन एंड स्टाफ ऑफिसर के तौर पे इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। इन्फेंट्री बटालियन एंड स्टाफ ऑफिसर्स के रूप में यहाँ पे इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। एक फीमेल एंगेजमेंट टीम भी है यार इंडिया के कंट्रीब्यूशन में। फीमेल एंगेजमेंट टीम रहा है, FETs की बात करते हैं ना। इसके अंदर इंडिया पीस कीपिंग कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, इंडिया क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पीस कीपिंग के अंदर, सो इंडिया एट यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन की बात करें, इंडिया एट यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन। सो भाई इंडिया के अंदर अराउंड पास देखो भाई अराउंड 3 लाख से ज़्यादा पर्सनल्स इंडिया ने यहाँ पे डिप्लॉय किए पीस कीपिंग मिशंस में यहाँ पे 1953 से डिप्लॉयड 2,90,000 प्लस पर्सनल सिंस 1953। पार्टिसिपेशन की बात करें तो 50 से प्लस यूएन मिशंस में यहाँ पे इंडिया का पार्टिसिपेशन देखने को मिला जाए। यहाँ पे तो यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान एक मिशन है, इसी प्रकार का 50 ज़्यादा मिशंस पे इंडिया के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है।
लीडरशिप की बात करें तो फोर्स कमांडर एंड मिलिट्री एडवाइजर्स हमको देखने को मिला यार। फोर्स कमांडर्स एंड मिलिट्री एडवाइजर्स के तौर पे एक्टिव मिशन की बात करें एक्टिव मिशन में UNDOF अभी जो एक्टिव है दैट इज गोल्डन हाइट्स में यहाँ पे इंडिया एक्टिव है। कॉन्गो में जो मोनका है ना, मोनुस्को के अंदर यहाँ पे एक्टिव है। साउथ सूडान में UN मिस एक पीस कीपिंग मिशन है जिसमें इंडिया एक्टिव है। वेस्टर्न सहारा के अंदर यहाँ पे MINURSO इसके अंदर वेस्टर्न सहारा में वो एक्टिव है। रिकॉग्नाइजेशन की बात करें सो अगर यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो दाग हमार्जोल्ड मेडल दिया जाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने मेजर अभिलाषा बरक की बात की जिनको यहाँ पे UN मिलिट्री जनरल अवार्ड मिला है, जनरल एडवोकेट अवार्ड मिला है। उसके साथ साथ हमने UNIFIL की बात की, इंडिया का पीस कीपिंग मिशन के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन सा पीस कीपिंग मिशन इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा सकता है, ये अब इम्पोर्टेंट है यार। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया नेपाल AI मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में, उसके बारे में बात करते हैं। सो इंडिया नेपाल AI मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन हुआ, उसके बारे में बात करें सो जो प्राइमरी पार्टनर्स थे यार यहाँ पे जो प्राइमरी पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से हैं। प्राइमरी पार्टनर्स की बात करें तो इंडिया का जो भाषिनी डिवीज़न है वो एक पार्टनर रहा है। इंडियाज़ भाषिनी डिवीज़न DIBD यहाँ पे उसका पार्टनर रहा है। एंड जो काठमांडू यूनिवर्सिटी DPI AI सेंटर वो यहाँ पे पार्टनर्स रहे हैं इसको बनाने में। इंडिया का भाषिनी डिवीज़न एंड काठमांडू का कौन, काठमांडू यूनिवर्सिटी से जो DPI AI सेंटर है वो यहाँ पे दोनों ने मिल के ये एक तरह से इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को यहाँ साइन किया। DPI इज़ व्हाट इट इज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। या तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें DPI होता क्या है। सो DPI इज़ एक तरह से फाउंडेशनल डिजिटल सिस्टम है। फाउंडेशनल डिजिटल सिस्टम है। प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास आधार आता है, UPI आता है, डिजी लॉकर आता है। इसके अंदर हम फीचर्स की बात करें सो
ये इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देता है, इंक्लूजन को, एक कंसेंट बेस्ड डिजिटल सिस्टम बनाता है। इंटरऑपरेबिलिटी, इंक्लूजन, कंसेंट बेस्ड सिस्टम बनाता है। और क्या है भाई, इसका इम्पैक्ट की बात करें, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, डिजिटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तौर पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन ई गवर्नेंस यार, है ना, स्टार्टअप इनोवेशन सब में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नाउ अगर हम बात करें अबाउट दी कोर कोलैबोरेशन पिलर्स की, तो ये इंडिया नेपाल के अंदर जो कोर कोलैबोरेशन पिलर रहे हैं वो कौन कौन सी चीज़ें रही हैं यार। कोर कोलैबोरेशन पिलर्स के अंदर जो डाटा सेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस किया गया। यहाँ पे डाटा टारगेटेड डाटा सेट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाइक ASR की बात करते हैं, TTS की बात करते हैं, ट्रांसलेशंस की बात करें, इसमें हम बात करते हैं जो डिजिटल एक्सटिंक्शन है उसको रोकने की बात करते हैं। सो हाल्टिंग कोर कोलैबोरेशन पीरियड्स में हाल्टिंग डिजिटल एक्सटिंक्शंस यार, लाइक अंडर रिप्रेजेंटेड लैंग्वेजेस को बचाना होगा। अंडर रिप्रेजेंटेटेड लैंग्वेजेस को बचाना होगा। लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं यहाँ पे हम। ह्यूमन कैपिटल सिनर्जी मतलब एक NLP ट्रेनिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम चलाना ये कुल कोलैबोरेशन पिलर रहा है AI के अंदर, इंडिया नेपाल के बीच में। ह्यूमन कैपिटल सिनर्जी की बात करें सो NLP ट्रेनिंग एंड रिसर्च के ऊपर दोनों का कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट भासिनी की बात करें, प्रोजेक्ट भासिनी है क्या, नाम से समझ आ रहा है, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज यार। भासिनी जो वर्ड है, प्रोजेक्ट भाषनी के ओवरव्यू की बात करें तो इसका मिशन क्या है, एक AI लेड मल्टीलिंगुअल डिजिटल इंक्लूजन लाना, ये प्रोजेक्ट भाषनी का मिशन है। AI लेड मल्टीलिंगुअल डिजिटल इंक्लूजन करना। स्केल की बात करें तो 36 टेक्स्ट एंड 23 लैंग्वेजेस पे ये फोकस करता है। मैनेजमेंट की बात करें तो नेशनल हब फॉर लैंग्वेज टेक्नोलॉजी बनाने की बात करते हैं। विज़न की बात करें तो भाषिनी का क्या विज़न है भाई, भाषिनी मतलब भारत इंटरफेस फॉर लैंग्वेज। विज़न का क्या है, ये भाषिनी जो है वो एक व्हीकल बनाना चाहता है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने के लिए, जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सके। ठीक है, ये क्या चाहता है, व्हीकल फॉर एक्सपोर्टिंग ओपन सोर्स टेक। सिग्निफिकेंस क्या है भाई, जो इंडिया नेपाल AI मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पे जो MOU साइन किया गया
उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस की बात करें सो डीपीआई को, जो डीपीआई डिप्लोमेसी है, डेट इज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी है, मतलब हमको नेबरहुड को भी देना है। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर ये कवर होता है। इसमें हमारा नेबर कौन है भाई? नेपाल। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं यहाँ पे। एक नॉन प्रायोरिटी टेक्नोलॉजी मॉडल बनाने की बात करते हैं यहाँ पे। तो उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है दोनों के बीच में जो एमओयू साइन हुआ वो, ठीक है। नॉन प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी मॉडल वाइस फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लाने की बात करता है। ये वाइस फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लाएगा। वाइस फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आएगा। कल्चर हेरिटेज एंड पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात करता है ये। कल्चरल हेरिटेज एंड पीपल टू पीपल कनेक्शंस की बात करता है। चैलेंजेस की बात करें सो चैलेंजेस जो हमको फेस करने को मिले, लाइक डाटा स्केर्सिटी, जो मशीन लर्निंग के लिए डाटा की कमी है यहाँ पे, तो वो एक तरह से इम्पोर्टेंट चैलेंज हमको फेस करना पड़ा यार। भाई मशीन को लर्निंग के लिए आपको कंटेंट तो देना पड़ेगा, मटेरियल तो देना पड़ेगा, उसके लिए डाटा की कमी देखने को मिली, डाटा स्केर्सिटी देखने को मिला फॉर मशीन लर्निंग। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टोपोग्राफिकल बॉटलनेक्स देखने को मिले यार। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टोपोग्राफिकल बॉटलनेक्स हमको देखने को मिला। डाटा गवर्नेंस एंड प्राइवेसी फ्रेमवर्क में हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ा भाई। डाटा गवर्नेंस एंड प्राइवेसी फ्रेमवर्क में हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये चैलेंजेस हमको फेस करने पड़े। अगर हम इंडिया और नेपाल की आई मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे जो वे फॉरवर्ड है, करना क्या है आगे हमको सुधारने के लिए, चीज़ों को क्या करना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड क्या है यहाँ पे? सो हमको जो बांग्लादेश, भूटान है, श्रीलंका, यहाँ पे भी इसको स्केल करना पड़ेगा यार। जो एमओयू हमने साइन किया रिगार्डिंग दी एआई मल्टीलिंगुअल, है ना, प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया, तो इसी प्रकार की चीज़ों को हमको स्केल अप करना पड़ेगा, है ना। ये सब चीज़ को स्केल अप करना पड़ेगा कहाँ पे? स्केलिंग टू भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। हमको जो रीजनल सेक्टर ग्राउंड लेवल पायलट्स हैं, ये सबको डिप्लॉय करने की ज़रूरत है यार। डिप्लॉइंग रूरल सेक्टर ग्राउंड लेवल pilots and also fostering what academic and startup hubs. जॉइंट बायलेटरल टास्क फोर्स बनाना बहुत ज़रूरी है फॉर डाटा स्टैंडर्ड्स यार। जॉइंट बायलेटरल टास्क फोर्स बनाना बहुत ज़रूरी है फॉर डाटा स्टैंडर्ड्स। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, जो इंडिया नेपाल एआई मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म एमओयू साइन हुआ उसकी बात की। जो मेजर अभिलाषा बारेक जो थे वो न्यूज़ में थी, उनको क्या मिला भाई? यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट अवार्ड मिला, जो कि एक पीस कीपर्स को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की, जो कि न्यूज़ में था यार यहाँ पे। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट
सिस्टम, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS की बात करें तो ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, पहले तो लैंड पोर्ट्स की बात करते हैं। क्या होते हैं ये लैंड पोर्ट्स? सो जो लैंड पोर्ट्स हैं, दिस आर एक इंटरनेशनल बॉर्डर पॉइंट्स होते हैं फॉर पैसेंजर्स एंड कार्गो। दिस आर इंटरनेशनल बॉर्डर पॉइंट्स फॉर पैसेंजर्स एंड कार्गो। एक इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है लैंड पोर्ट। ज़मीन में पोर्ट है, ठीक है, बॉर्डर पॉइंट है पैसेंजर एंड कार्गो के लिए। सो इट इज़ इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी एंड लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट यहाँ पे जो की लैंड पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर हम बात करें कि जैसे समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सी पोर्ट्स होते हैं, उसी प्रकार ज़मीन में एक देश से दूसरे देश जाने के लिए होते हैं लैंड पोर्ट्स। तो इंडिया के अंदर की लैंड पोर्ट्स जो है उसकी हम उसकी बात करें सो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की बात करते हैं भाई। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में जो पेत्रा पोल है, जो कि लार्जेस्ट साउथ एशियन पोल है यार, पेट्रा पोल इज द लार्जेस्ट लैंड पोर्ट इन साउथ एशिया। उसके बाद अगरतला की बात करते हैं, द्वाकी है ना, सुतारकंडी, सबरूम, अगरतला, द्वाकी, सुतारकंडी, सबरूम। इसके साथ साथ हमारे पास श्रीमंतापुर, मानकाचार एंड गोलकगंज, ये इम्पोर्टेंट लैंड पोर्ट्स हैं हमारे पास इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में। इसके बाद हम बात करें इंडिया नेपाल बॉर्डर के लैंड पोर्ट्स की। इंडिया नेपाल बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट रक्सौल की, जोगबनी की एंड रुपिया दिहा की। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर जो इम्पोर्टेंट लैंड पोर्ट्स हैं, इसमें हम बात करते हैं अतरी, PTB एट देरा दबा नायक, डेरा बाबा नानक जहाँ पे है, डेरा बाबा नानक के पास जो PTB है वो। एंड इंडिया भूटान के अंदर हम बात करें तो दारंगा। इंडिया भूटान में जो इम्पोर्टेंट लैंड पोर्ट है इट इज़ दारंगा। इंडिया म्यांमार में मोरेह। इंडिया म्यांमार में मोरेह। तो ये हमने जो की लैंड पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर उसकी बात की।
ना जो LPMS है, दैट इज़ लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी अगर हम बात करें, जो LPMS है, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्लेटफॉर्म है, इसकी बात करें तो एक यूनिफाइड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यूनिफाइड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। की फीचर्स की बात करें, सो की फीचर्स में एक एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है इसको। एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोग्राम है। इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस, इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस ये फीचर करता है। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है, जो LPMS लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में जो प्लेटफॉर्म है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखेगा। सिक्योरिटी को एनहांस करेगा। मॉडर्न मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज करेगा। कि तो ये हमने LPMS सिस्टम के यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात की ना। जो लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कौन है भाई, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, दैट इज़ LPAI, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एक स्टेटरी बॉडी है जो कि 2010 के अंदर बनाया गया था थ्रू एन एक्ट। सो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज स्टेटरी बॉडी। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 2010 से इसको बनाया गया था। जो मिनिस्ट्री देखती है इसको, इट इज़ लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रोल क्या है, जो ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी है इसका की रोल की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है। डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इसको ये देखता है। मैनेजमेंट करता है जो फैसिलिटीज़ हैं एंड मूवमेंट अक्रॉस दिस लैंड पोर्ट्स। मैनेजमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ एंड मूवमेंट, ऑल्सो ट्रेड फैसिलिटेशन एंड कॉस्ट रिडक्शन करता है ये। ट्रेड फैसिलिटेशन एंड कॉस्ट रिडक्शन करता है। सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग एजेंसीज जो है वो कौन करता है, यहाँ पे जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो। सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग एजेंसीज ये करता है भाई। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की, जो कि न्यूज़ में था, इनिशियली न्यूज़ में था बिकॉज जो होम मिनिस्ट्री, इंडियन होम मिनिस्ट्री ने लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया यार, इसलिए न्यूज़ में था। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी इंटर कनेक्टिविटी को एनहांस करेगा, इसके देखते हुए यहाँ पे लाया गया था।
नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इंडिया का एज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसके ऊपर रिफॉर्म्स आए थे, उसकी बात करते हैं। न्यूज़ में था यार, मेंस पे क्वेश्चन आ सकता है। इंडियाज एज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स की बात करें, सो जो एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स हैं, इसके अंदर डेफिनेशन एंड स्कोप की बात करें तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या। डेफिनेशन एंड स्कोप की बात करें तो एक तरह से ये रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटेशन में, जब हम बिजनेस को नाम से समझ आ रहा है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, कितने आसानी से कितने सरलता से आप बिजनेस कर सकते हो, तो यहाँ पे रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटेशन लाए जिससे लोग आसानी से बिजनेस कर सकें। रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटेशन स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस कितना सरल है, वो यहाँ पे एज ऑफ डूइंग बिजनेस बताता है। एंड ऑब्टेनिंग परमिट एंड लाइसेंस की बात करते हैं, यहाँ पे कितना आसानी से आप ऑब्टेन कर सकते हो। ऑब्टेनिंग परमिट्स एंड लाइसेंसेस, ऑल्सो एसेस करना क्रेडिट, एसेसिंग क्रेडिट कितना आसान है, प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना कितना आसान है, ये सब यहाँ पे मेज़र करता है। ये सब इसके स्कोप्स हैं यार एज ऑफ डूइंग बिजनेस के। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, पेइंग टैक्सेस, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। ये स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ एज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आता है। तो इंडिकेटर्स क्या क्या है इम्प्रूवमेंट की, है ना। यहाँ पे हमने देखा एज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का जो स्कोप है एज ऑफ डूइंग बिजनेस में, उसकी अगर हम बात करें तो इंडिकेटर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करें तो जो वर्ल्ड बैंक के लिस्ट में हमारे पास जो एज ऑफ डूइंग बिजनेस और धीरे धीरे यहाँ पे इंडिया बढ़ा है भाई। जो वर्ल्ड बैंक है वो एज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे रैंक करता है, उसमें इंडिया का रैंक जो है वो 142 था 2014 में, उससे वो 63 तक चला गया इन 2019, तो बढ़ा है यार। आईएमडी है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी, आईएमडी की बात करें तो इसमें जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस, सो यहाँ पे जो आईएमडी है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसने यहाँ पे क्या बोला भाई, यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिवनेस है 2025 में 41st पोजीशन पे है भाई इंडिया। ओके, सो यहाँ पे जो एज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इन सब इंडिकेटर्स पे यहाँ पे मेज़र करते हैं कि इतना आसान है बिजनेस खोलना, परमिट लेना, क्रेडिट पाना, रजिस्ट्री करना, टैक्स देना, कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स करना, इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करना, ये सब एज ऑफ डूइंग बिजनेस का ये सब क्राइटेरिया के ऊपर देखा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक जो गवर्नमेंट टैक्स मैच्योरिटी इंडेक्स, उसमें ग्रुप ए के अंदर आता है इंडिया जो है।
वर्ल्ड बैंक गवर्नमेंट टैक मैच्योरिटी इंडेक्स के अंदर ग्रुप ए में आता है। एंड जो यूनाइटेड नेशन ई गवर्नमेंट सर्वे है, यहाँ पे हाई स्कोर है भाई। कि रिफॉर्म की बात करें जो कि लिए गए, सो जो बिजनेस इकोसिस्टम है वहाँ पे क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए, है ना। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लाया गया भाई, जहाँ पे लोगों को एक तरह से आसान होगा बिजनेस निकालना। सो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लाया गया। सिंप्लीफाइड जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन है उसको सिंप्लीफाइड किया गया। सिंप्लीफाइड बिजनेस रजिस्ट्रेशन, MCA 21 डिजिटल फाइलिंग की बात करते हैं। ये बिजनेस इकोसिस्टम हो गया भाई। बिजनेस इकोसिस्टम के बाद हमारे पास जो सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स हैं, इसके अंदर यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स के अंदर जो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है फॉर MSMEs उसकी बात करते हैं भाई। एंड जो परिवेश 2.0 इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है उसकी बात करते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स में। एंड DILRMP जो लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन है वो सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स के अंदर हम बात करते हैं। ये की रिफॉर्म अंडरटेकन जो लिए गए यहाँ पे, जिसके रेफरेंस में ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस न्यूज़ में था। सो ये जो रिफॉर्म्स है उसके बाद हम जो की अचीवमेंट्स ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बिजनेस संबंधित चीज़ों में जो लाए गए, है ना, जो कि अचीवमेंट्स यहाँ पे हमको देखने को मिला, उसकी अगर हम बात करें, एक की अचीवमेंट्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट कि अचीवमेंट्स की बात करें तो जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा है भाई हमारे पास। ये मोर देन 1 ट्रिलियन हो गया है यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारे पास। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें 2000 से लेके 2025 तक इतना बढ़ा है। तो फॉरेन इन कॉन्फिडेंस बढ़ा है एक प्रकार से। जो स्टार्टअप्स हैं उसका ग्रोथ देखने को मिला यहाँ पे। अराउंड यहाँ पे 2.23 लाख प्लस रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स इंडिया में हैं। डिजिटल इकोनॉमी की बात करें तो डिजिटल इकोनॉमी में रैपिड UPI एक्सपांसन हमारे पास इंडिया के अंदर देखने को मिला। टैक्स फॉर्मलाइजेशन के अंदर जो GST पेयर्स का ग्रोथ देखने को मिला है। लॉजिस्टिक्स की बात करें लॉजिस्टिक्स में 38 इंडिया जो है LPI के अंदर 2023 में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर 38 पोजीशन पे था। ना चैलेंजेस जो हैं हमारे सामने यार एज ऑफ डूइंग बिजनेस में, चैलेंजेस की बात करें
चैलेंजेस में हम इंटरस्टेट रेगुलेटरी वेरिएशंस की बात करते हैं। ना कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के अंदर 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं, तो वो एक तरह से चैलेंजेस हमारे सामने हैं। फाइव करोड़ पेंडिंग केसेस। लैंड एक्विजिशन बॉटलनेक की बात करें, लैंड एक्विजिशन बॉटलनेक्स देखने को मिल रहे हैं यार। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स एंड हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट हमको देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स एंड हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट हमको देखने को मिला। एमएसएमई के अंदर यहाँ पे जो क्रेडिट एंड डिजिटल रेडीनेस हमको देखने को मिला भाई। एमएसएमई क्रेडिट एंड डिजिटल रेडीनेस गैप्स हमको देखने को मिले। रेगुलेटरी ओवरलैप्स हैं, तो ये सब चैलेंजेस हैं यार। रेगुलेटरी ओवरलैप्स, दीज आर चैलेंजेस। ना करना क्या है, ठीक है, वे फॉरवर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए। सो वे फॉरवर्ड के अंदर हमको क्या करने की ज़रूरत है भाई। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जुडिशियल रिफॉर्म्स को एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो डिजिटल गवर्नेंस है उसको डीपेन करने की ज़रूरत है। डीपेन डिजिटल गवर्नेंस, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को एनहांस करने की ज़रूरत है अपने को। ट्रस्ट बेस्ड रेगुलेशन को प्रमोट करने की ज़रूरत है। प्रमोट ट्रस्ट बेस्ड रेगुलेशन, तो ये हमारे पास हमने बात की अबाउट एज ऑफ डूइंग बिजनेस की। इसके रिफॉर्म्स यहाँ पे न्यूज़ में रहे, जो जो रिफॉर्म्स यहाँ पे लिए गए वो हमने देखा। ठीक है, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं हमारे पास, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या वे फॉरवर्ड्स हैं, ये हमने देखा यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड उसकी, जो कि हमको पूछे जा सकते हैं। सो प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं यार, अगर हम बात करें यहाँ पे, पहला जो टॉपिक यहाँ पे न्यूज़ में था दैट इज़ नीलगिरी थार यार। नीलगिरी थार यहाँ पे हमको देखने को मिला न्यूज़ में, तो नीलगिरी थार के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नीलगिरी थार की बात करें तो सबसे पहले तो जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये एंडेंजर्ड माउंटेन अंगुलेट है, इसको माउंटेन अंगुलेट बोलते हैं। ठीक है, दिस आर एंडेंजर्ड माउंटेन अंगुलेट, है ना, एक बड़ा सिंगल ऐसा एनिमल है। दिस आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स भाई। सो इसके जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर दिस आर एंडेंजर्ड माउंटेन अंगुलेट्स।
These are endemic to Western Ghats. Endemic to वेस्टर्न घाट्स। ये स्टेट एनिमल है यार। नीलगिरी थार कहाँ का? तमिलनाडु का। स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। फ्लैगशिप स्पीसीज कैटेगरी में आता है। नाउ अगर हम इसके हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो माउंटेन ग्रासलैंड एंड शोला फॉरेस्ट में ये हमको देखने को मिलता है। माउंटेन ग्रासलैंड्स एंड शोला फॉरेस्ट में देखने को मिलता है यार, अराउंड 1200 से 2600 मीटर की ऊंचाई पे। ये एलिवेशन जहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि वेस्टर्न घाट्स जो होंगे, नीलगिरी थार मतलब नीलगिरी रीजन में पाया जाता है। 1200 से लेके 2600 मीटर्स की ऊंचाई पे यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तमिलनाडु एंड केरला में जहाँ पे नीलगिरीज पाए जाते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। फाउंड इन तमिलनाडु एंड केरला, इसलिए तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है यार। की फीचर्स की बात करें नीलगिरी थार की, सो एक स्टॉकी बॉडी एंड कोर्स फर होता है। स्टॉकी बॉडी एंड कोर्स फर। तो ये है भाई हमारे पास नीलगिरी थार यार। इस प्रकार का नीलगिरी थार दिखता है अपने पास, ठीक है। सो स्टॉकी बॉडी एंड कोर्स फर देखने को मिलता है। बैकवर्ड कर्विंग थॉर्न है यहाँ पे, देखो भाई थॉर्न जो है वो बैकवर्ड कर्विंग है। बैकवर्ड कर्विंग हॉर्न्स जो है, सिंग जो है वो बैकवर्ड कर्विंग है। ग्रे सडल शेप पैच देखने को मिलता है। ग्रे शैडल शेप्ड पैच देखने को मिलता है। ये इंडिकेटेड स्पीसीज़ है इकोसिस्टम हेल्थ का, मतलब ये अगर अच्छे खासे हैं पॉपुलेशन में तो स्पीसीज़, तो अगर हमारे इकोसिस्टम हेल्थ अच्छा है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो ये जो नीलगिरी थार है, IUCN के रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड है यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार पूछा जाता है। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर WPA में ये शेड्यूल 1 में है, मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया गया है। नाउ अगर हम मेजर थ्रेट्स की बात करें किस किस चीज़ से यहाँ पे जो नीलगिरी थार है उसको यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सो हैबिटेट लॉस जो कि प्लांटेशन एक्सपांसन को हमको देखने को मिल रहा है। जो नीलगिरी थार है, मेजर थ्रेट्स की बात करें तो हैबिटेट लॉस की वजह से यहाँ पे इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हैबिटेट लॉस क्यों हो रहा है? बिकॉज प्लांटेशन जो है वो एक्सपांड कर रहे हैं। इन्वेजिव स्पीसीज जो है वो हमको देखने को मिलता है, लाइट लांटाना एंड वेटल्स। इन्वेजिव स्पीसीज की बात करें, लांटाना एंड वेटल्स की क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स की वजह से यहाँ पे इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो लाइफ स्टॉक है, ग्रेजिंग जो ये चरते हैं उनमें कंपटीशन देखने को मिल रहा है, और भी बहुत सारे है ना लाइफ स्टॉक्स हैं जो कि इसके साथ कम्पीट कर रहे हैं, तो खाने की कमी हो जा रही है। सो कंजर्वेशन एफर्ट्स भी बहुत सारे लिए गए इनको बचाने के। सो जो कंजर्वेशन स्टेप्स हैं और जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उसकी हम बात करें, सो प्रोजेक्ट नीलगिरी थार 2022-23 में आया यार यहाँ पे। प्रोजेक्ट
नीलगिरी थार 2022-23 में आया। सिंक्रोनाइज्ड पॉपुलेशन सर्वे हमको देखने को मिला। सिंक्रोनाइज्ड पॉपुलेशन सर्वेज हमको देखने को मिले। वारुदाई मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया फॉर आपको एक पूछा गया तो वारुदाई मोबाइल एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू, तो आपको बोलना है नीलगिरी थार यार। तो इस सब चीज़ों को भी याद रखना है। हैबिटेट प्रोटेक्शन रिस्टोरेशन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए गए। हैबिटेट प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन। पॉपुलेशन ट्रेंड है, देखो भाई जो टोटल पॉपुलेशन है इट इज़ अराउंड यहाँ पे 1400 का है यहाँ पे पूरे पूरे नीलगिरीज के अंदर। एंड यहाँ पे 32% का इंक्रीज देखने को मिला 2024 से कंपेरिजन में। एंड अनामलाई हिल्स में ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो लोकेटेड है। अराउंड 45% जो पॉपुलेशन है वो अनामलाई हिल्स में है। सो पॉपुलेशन ट्रेंड्स की बात करें, टोटल पॉपुलेशन इट इज़ अराउंड अप्रॉक्स 1500, 32% increase कंपेयर टू 2024। अनामलाई हिल्स की बात करें तो अनामलाई हिल्स में अराउंड 45% ऑफ पॉपुलेशन रहता है नीलगिरी थार का। तो ये हमने बात की नीलगिरी थार न्यूज़ में था ना। यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ में देखने को मिला यहाँ पे E85 फ्यूल रोल आउट जो इंडिया में हुआ यार। तो E85 फ्यूल की बात करते हैं। E85 फ्यूल रोल आउट इन इंडिया की बात करें तो जो E85 फ्यूल है, ठीक है, E85 जो फ्यूल है नाम से मेरा ई मतलब इथेनॉल, इथेनॉल 85%। डेफिनेशन की अगर हम बात करें E85 का मतलब आप क्या समझते हो यार? सो इट इज़ 80 to 85% इथेनॉल ब्लेंडेड एंड 14 to 19% मतलब 19% पेट्रोल होता है इसमें। 80 to 85% जो है इथेनॉल ब्लेंड देखने को मिलता है एंड 14 to 19% यहाँ पे पेट्रोल देखने को मिलता है ना। व्हीकल कंपेटिबिलिटी की बात करें, कौन कौन से व्हीकल्स इसके लिए कंपेटिबल हैं। व्हीकल कंपेटिबिलिटी की बात करें तो जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स अभी आ रहे हैं, लाइक यहाँ पे वैगन आर लॉन्च हुआ, यहाँ पे स्प्लेंडर भी लॉन्च हुआ यार। सो जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स आ रहे हैं वो E85 के लिए कंपेटिबल है। एंड ये सपोर्ट करता है जो E20 to E100 ब्लेंड्स जो हैं उसको सपोर्ट करेगा यार। नाउ की बेनिफिट्स जो है ये हमारे पास E85 फ्यूल रोल आउट से क्या क्या फ़ायदे हमको देखने को मिलेंगे। की बेनिफिट्स की बात करें तो भाई जो कॉस्ट है 20 पर लीटर चीपर हो जाएगा भाई हमारे पास। जो इथेनॉल E85 है वो ज़्यादा कम खर्चीला है। सो इट लोअर द कॉस्ट दैट इज़ अराउंड 20 रुपीज़ पर लीटर, ये चीपर है। एंड ये इको फ्रेंडली भी है, मतलब 61% लोअर ग्रीन हाउस गैस ये रिलीज़ करता है। इको फ्रेंडली है, 61% लोअर ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ करता है। हाई परफॉर्मेंस की बात करें, ये ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। जो रिवोल्यूशन ऑन नोट्स है ये अराउंड 108 का देता है। मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं यार, ये जो है बड़ा लेवल पे हमारे पास ग्रोथ लाएगा। हमारे पास जो डिपेंडेंस है वो कम होगा यार। तो ये की बेनिफिट्स की हमने बात की। सो अगर हम कंपैरिजन करें हाइड्रोजन फ्यूल सेल से जो E85 है उसको, कंपैरिजन वर्सेस
हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करें तो जो इथेनॉल पेट्रोल जो है, जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है वहाँ से हम बना सकते हैं। सोर्स जो है इट इज़ एथेनॉल पेट्रोल से यहाँ पे हम बना रहे हैं। एंड जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है उसका सोर्स क्या है, हाइड्रोजन गैस है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो E85 है वो हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से बना सकते हैं, बट जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल उसके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। कॉस्ट की बात करें तो देखो भाई, जो E85 है वो चीपर है, किससे, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से, एंड डिप्लॉयबल भी है। एंड ऑल्सो जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है लोअर नॉन जीरो CO2 रिलीज करता है, लोअर नॉन ज़ीरो CO2। ठीक है, तो ये हमने बात की E85 फ्यूल रोल आउट की। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें न्यूज़ में थी, लाइक फिलीपींस में यहाँ पे अर्थक्वेक आया 2026 में, उसकी बात करें। फिलीपींस अर्थक्वेक की बात करते हैं। सो जो फिलीपींस में अर्थक्वेक आया था तो जो मैग्नीट्यूड है अराउंड 7.8, भाई बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का यहाँ पे अर्थक्वेक है ये। ठीक है, हाई इंटेंसिटी है। कहाँ पे आया था यार, मिनंदानो कोस्ट के अंदर। लोकेशन की बात करें सो मिनंदानो कोस्ट में, जो कि लोकेटेड है इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये एक एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट इंटरेक्शन वाले जोन में पाया जाता है। फिलीपींस जो है तो एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट इंटरेक्शंस वाले जोन में पाया जा रहा है। सबडक्शन जोन की बात करें तो यहाँ पे सबडक्शन जोन वो हमको देखने को मिला, जो कि क्या है भाई, फिलीपीन ट्रेंच है ना। यहाँ पे नेचुरल गैस हमको कहाँ पे देखने को मिला यार, नेचुरल गैस हमको देखने को मिला इन दी अंडमान। नेचुरल गैस इन अंडमान। तो जो नेचुरल गैस हमारे पास अंडमान में देखने को मिले, जिसमें विजयपुरम 3 एक्सप्लोरेटरी वेल है, वहाँ से यहाँ पे नेचुरल गैस लाया जाता है। विजयपुरम 3 एक्सप्लोरेटरी वेल की बात करें तो यहाँ पे एक अंडमान के शैलो ऑफशोर ब्लॉक में ये लोकेटेड है यार, 15 किलोमीटर ईस्ट कोस्ट में। तो यहाँ पे इकोजीन एज रिजर्वायर हमको देखने को मिला यार, नेचुरल गैस का। अंडमान शैलो ऑफशोर ब्लॉक 15 किलोमीटर ऑफ ईस्ट कोस्ट, इको सीन एज से ये रिजर्वायर जो है हमको बिलोंग करता है। उसके बाद जो नेचुरल गैस है उसकी अगर बात करेंगे तो नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस क्या होता है, तो
कंपोजिशन जो है नेचुरल गैस प्राइमरली मीथेन से बना होता है यार। कंपोजिशन इज प्राइमरली मीथेन CH4 से बना होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो ये जो नेचुरल गैस है उसको हम एनर्जी में, फीडस्टॉक में, PNG CNG में इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी, फीडस्टॉक, PNG CNG। सिग्निफिकेंस की बात करें सो जो ट्रांजिशन फ्यूल है फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, यहाँ पे हम नेचुरल गैस को देखते हैं। तो ये हमने बात की अबाउट जो टॉपिक्स जो है फिल्म रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ में थे, लाइक फिलीपींस अर्थक्वेक हो गया, नेचुरल गैस है ना। हमने बात की किसकी, जो 8 जून को जो चीज़ें न्यूज़ में थी वो सब चीज़ की बात की यार। E85 फ्यूल रोल आउट, नीलगिरी थार की बात की है ना। हमने बात की इंडिया एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स की, है ना। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके बारे में बात किया यार। जो इंडिया नेपाल AI मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पे MOU साइन हुआ उसके बारे में चीज़ें की बात की। मेजर जो अभिलाषा बारक हैं उनको यहाँ पे UN मिलिट्री जनरल एडवोकेट अवार्ड मिला, उसको देखा हमने चीज़ों को। UN ने जो सेक्शन 301 से टैरिफ 12.5% का बढ़ाया, इंडिया के अंदर एडिशनल टैरिफ लगाया, उसके बारे में हमने देखा। इंडिया जो फॉरेन कैपिटल के लिए जो पुश था और चाहने के लिए उसने जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक यहाँ पे रोल आउट किया कि उनको आसान होगा। अब जो इक्विटी सीलिंग है उसको डबल कर दिया, 10% कर दिया, तो उसको एक तरह से आसान बना दिया कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर सकें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो रहा है उसको देखते हुए। तो ये हमने बात की जून 8 की करंट अफेयर माइंड मैप्स की।